हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी में। क्या आपने कभी सोचा है कि अदालत में किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने से पहले वास्तव में क्या क्या होता है। विचारण वह विधिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह तय करता है कि अभियुक्त दोषी है या नहीं है। विचारण की शुरुआत कैसे होती है, आरोप तय करने की प्रक्रिया क्या होती है, अभियोजन साक्ष्य और बचाव साक्ष्य क्या होते हैं, अंतिम बहस और निर्णय की प्रक्रिया क्या होती है। आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले समझते हैं ट्रायल यानी विचारण। विचारण क्या है? तो विचारण वह न्यायिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायालय ये तय करता है कि अभियुक्त दोषी है, निर्दोष है, साक्ष्यों और कानून के आधार पर। यानी जो भी साक्ष्य पेश किए गए हैं, कानून की धाराओं के अंतराल, अगर उसने कोई भी अपराध किया है तो सबसे पहले कानून में ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति को जिसने कोई अपराध किया है, ठीक है, जब तक कि वो अपराध साबित नहीं हो जाता है वो व्यक्ति निर्दोष ही रहेगा। ठीक है, तो उसे दोषी करार देने के लिए साक्ष्यों का होना जरूरी होता है और कानून के आधार पर ही उसे दोषी ठहराया जा सकता है। जांच खत्म होने के बाद आरोपी की न्यायालय में मुकदमे की जो सुनवाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? विचारण। अब देखते हैं विचारण की अवधारणा क्या होती है। विचारण की अवधारणा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में विचारण का अर्थ अपराध सिद्ध करने के लिए अदालत में सबूतों की जांच, गवाहों के बयान और निष्पक्ष सुनवाई की न्यायिक प्रक्रिया होती है। ये तकनीक आधारित इलेक्ट्रॉनिक विचारण तेज और पारदर्शी है जो सम्मन, वारंट, सत्र और संक्षिप्त विचारण के जरिए दोषसिद्धि या रिहाई सुनिश्चित करती है। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है या उसने अपराध किया होता है या उस पर अपराध धारित होता है तो उस व्यक्ति की जो होते हैं, पुलिस क्या करती है, पहले एफआईआर दर्ज करती है। ये क्रिमिनल केसेस के बारे में बता रही हूँ मैं। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें किसी भी अपराधी को पकड़ने के बाद में सबसे पहले उसके लिए एफआईआर दर्ज होती है। सबसे पहले उस अपराधी के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद में एक चार्जशीट बनाई जाती है। उसके अंदर उसके खिलाफ जो भी सबूत होते हैं, सबूतों की जांच होती है, उसने अपराध कहाँ किया, किस समय किया, क्या रीज़न था, सब कुछ उसके अंदर एक रिपोर्ट बनाई जाती है पुलिस के द्वारा जिसे हम चार्जशीट कहते हैं। ठीक है, वो चार्जशीट जाके कोर्ट में पेश की जाती है, तब जाके विचारण स्टार्ट होता है जिसे हम ट्रायल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विचारण के मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टोटल चरण कितने होते हैं। पहला है आरोप का निर्धारण यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फिर है अभियोजन साक्ष्य यानी प्रोसिक्यूशन एविडेंस। थर्ड है अभियुक्त का बयान अक्यूज्ड स्टेटमेंट। फोर्थ है बचाव का साक्ष्य यानी डिफेंस एविडेंस। और फिफ्थ है अंतिम बहस यानी फाइनल आर्गुमेंट्स। और सिक्स है लास्ट में जजमेंट। ठीक है, अब इनको हम 6 जो पार्ट्स हैं, इनके चरण हैं, उन्हें हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं आरोप का निर्धारण यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। पहला है समय सीमा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सबसे बड़ी विशेषता न्याय में तेजी लाना है। क्योंकि देखा होगा आपने कि न्याय पाने के लिए कितने सालों तक इंतजार करना पड़ता है। उसी कोर्ट के अंदर बार बार डेट बन जाना। आरोपी जो निर्दोष होगा वो जेल में बंद रहता है और जो आरोपी होते हैं वो बाहर घूम रहे होते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी पावर के थ्रू भी बच जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए न्याय लाना, इसीलिए आरोप तय करने हेतु कड़े नियम और समय सीमा निर्धारित किए गए हैं बीएनएसएस के अंतर्गत। सत्र न्यायालय यानी सेशन कोर्ट के ऊपर ये डाला गया है कि बीएनएसएस की धारा 25 सब क्लॉज 1 बी के तहत आरोप चार्ज पर पहली सुनवाई में 60 दिनों के भीतर ही लिखित आरोप तय करना अनिवार्य होता है। यानी पुलिस को ये दिया गया है चार्ज के वो आरोप बनाए। ठीक है, जो चार्ज होते हैं वो पुलिस ही तय करती है। उस धाराओं के हिसाब से वो कोर्ट निर्णय करते हैं बाद में कि उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मजिस्ट्रेट वारंट मामले। सेकंड है मजिस्ट्रेट वारंट मामले। ठीक है, धारा 263 सब क्लॉज 1 के अनुसार यहाँ भी 60 दिनों की वही समय सीमा लागू होती है जो ऊपर दी गई थी। ठीक है, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी ऑडियो वीडियो माध्यम जो होते हैं, डिजिटल सुनवाई धारा 251 सब क्लॉज 2 के अनुसार अभियुक्त की उपस्थिति शारीरिक रूप से या ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के से हो सकती है। ठीक है, पहले जो होता था वो आरोपी ये भी बता देता कि नहीं हो पेश हो सकता है, कोई रीजन है। लेकिन अब बीएनएसएस के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी
कोर्ट में पेशी हो सकती है। थर्ड है आरोप की सामग्री यानी कंटेंट ऑफ चार्जेस। बीएनएसएस की धारा 234 से 237 में आरोप की विषय वस्तु का विवरण दिया गया है। अब उसके अंदर देखते हैं कि आरोप कैसे कैसे लिखे जाएंगे, उनके चार्ज कैसे बनाए जाएंगे। तो पहला शामिल होगा अपराध का नाम। आरोप में उस अपराध का स्पष्ट नाम होना चाहिए जिसके लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। यानी जब तक पता नहीं होगा कि उसने अपराध क्या किया है, उसका नाम क्या है, ठीक है, जैसे चोरी की है, डकैती करी है, किसी को छेड़ा है, किसी को घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करी है, मारपीट करी है, तो अपराध का नाम लिखा जाना जरूरी है। सेकेंड है कानून की धारा। कानून की किस धारा का उल्लंघन हुआ है इसका भी उल्लेख आवश्यक है, कि कौन सी धारा के अगेंस्ट उसने ये अपराध किया है। उसके बाद है समय और स्थान। तो अपराध कब और कहाँ हुआ है, किसके खिलाफ हुआ है, इसकी भी स्पष्ट जानकारी धारा 235 के अंतर्गत होनी चाहिए। अब देखते हैं आरोप में बदलाव। आरोप में बदलाव धारा 239 के तहत अदालत फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय आरोप में बदलाव कर सकती है या नया आरोप भी जोड़ सकती है। जैसे कभी पता चलता है कि इस व्यक्ति ने एक चोरी की थी, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में ये पता चलता है कि उसने चोरी करते वक्त किसी को मारा भी था, ठीक है, पीटा भी था, तो उसके ऊपर भी वो चार्जेस बाद में पता चलने पर लगाए जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं। और अगर पता चलता है अगर अपराधी ने जो अभी उसके ऊपर अपराध के लिए लगाया जा रहा है, अपराध लगाया जा रहा है, उसकी सजा वो काट चुका है, तो उसको उससे बरी भी किया जा सकता है। यदि बदलाव में अभियुक्त या अभियोजन को नुकसान होने की संभावना हो तो अदालत मुकदमे को स्थगित कर सकती है या नए सिरे से ट्रायल का आदेश भी दे सकती है। अब देखते हैं फिफ्थ, डिस्चार्ज का प्रावधान क्या होता है, यानी किसी व्यक्ति अपराधी को कब बरी किया जा सकता है। यदि न्यायाधीश को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है या आरोप निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है या कोई भी साक्ष्य कंप्लीट नहीं है जो उसे दोषी साबित करते हो, तो वह आरोपी को डिस्चार्ज यानी मुक्त भी या बरी भी कर सकता है। सत्र मामले धारा 250 सब क्लॉज 1 के तहत अभियुक्त के खिलाफ प्रतिबद्धता की तारीख से 60 दिनों के भीतर मुक्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आरोपों को तय करना यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार है, ठीक है, क्योंकि इसी के आधार पर पूरी कोर्ट में सुनवाई होती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से चार्ज को फ्रेम किया जाता है, व्यक्ति का, अपराधी का नाम, अपराध क्या किया है उसने, किस जगह पे किया है, किस समय किया है, वो सब कुछ मेंशन किया जाता है उसके अंदर, ठीक है। आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण आधार है। ये न केवल आरोपी को उसके खिलाफ लगे आरोपों की सटीक जानकारी देता है, बल्कि 60 दिनों के समय सीमा और अनुपस्थिति में सुनवाई जैसे प्रावधानों के माध्यम से मुकदमे में तेजी और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। देखिए, जब भी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बनाए जाते हैं तो कोर्ट में पेश किए जाते हैं। कोर्ट को एकदम वो देखने के बाद ही पुलिस रिपोर्ट होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की, उसे देखते ही समझ में आ जाता है कि आरोपी ने क्या अपराध किया है, कि उसकी पूरी जो है हिस्ट्री वो समझ में आ जाती है उसको। तो उससे क्या होता है, न्यायालय को हेल्प मिलती है कि उसे किस तरीके से प्रोसीडिंग जो है आगे बढ़ानी है, न्याय में तेजी लानी है। न्याय में तेजी 60 दिनों के अनिवार्य समय सीमा और अदालती देरी को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। आरोपी के अधिकार स्पष्ट रूप से लिखित आरोप यह सुनिश्चित करते हैं कि आरोपी अपनी रक्षा प्रभावी ढंग से तैयार कर सके, ठीक है। अगर न्यायालय को पता होगा कि उसने ये अपराध किए हैं तो वो आरोपी से पूछेगा कि आपको ये स्वीकार है या नहीं। अगर वो अस्वीकार करता है तो उसको समय दिया जाएगा अपना डिफेंस तैयार करने के लिए। न्यायिक विवेक मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश को केवल तभी आरोप तय करने चाहिए जब पहली नज़र में यानी प्रिमा फेसिया अपराध बनता हो, अन्यथा आरोपी को डिस्चार्ज यानी बरी करने का प्रावधान न्याय की शुद्धता बनाए रखता है, ठीक है। जब तक पता ना हो कि हाँ इसी व्यक्ति ने किया है, कोई ठोस सबूत होना चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ, तभी उसको अपराधी माना जा सकता है, तभी उसके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। नहीं तो अन्यथा उसे न्यायालय जो होगा उसे वाजिब बरी कर देगा, ठीक है। तो आज हमारा ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले चरण हम समझेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल और उसके चरण समझे हैं। तो फर्स्ट चरण हमने समझा है, ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। राधे राधे।